डियर स्टूडेंट, आज हम विलियम बेंटिंक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम विलियम बेंटिंक की विदेश नीति के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसमें हम उसके तहत तटस्थता की नीति, उसकी उदासीनता की नीति, हस्तक्षेप की नीति, बेंटिंक की क्या उग्र नीति रही थी किन राज्यों के प्रति, और उसने किन राज्यों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति का प्रतिपादन किया था, जैसे सिंध में रणजीत सिंह के साथ, पंजाब में किया था। तो उस चीज़ के बाद आज हम बैंटिंग के सुधारों के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो विलियम बैंटिंग जो था, माना जाता है कि भारत में एक सुधारवादी कार्यों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो क्या क्या वो सुधार करता है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसके सबसे पहले प्रशासनिक सुधारों में मान सकते हैं कि इस तरफ अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं, चाहे विलियम बेंटिंग्स है, कॉर्नवालिस है या वेलेस्ली है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जितना विलियम बेंटिंग ने इसमें दिया था। और उसके तहत उसने सबसे पहले प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति का प्रतिपादन किया। जो अभी तक भारतीयों को उच्च पदों पर बिल्कुल बैठाने लायक नहीं समझते थे, कहीं न कहीं विलियम बेंटिंग एक उदारवादी रवैया अपनाते हुए प्रशासन में भारतीयों को नियुक्ति देना प्रारंभ करता है। क्योंकि इससे पहले कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर ज़्यादातर अंग्रेज अधिकारियों की ही नियुक्ति हुआ करती थी और भारतीयों को प्रशासनिक सेवा से वंचित रखा जाता था। लेकिन विलियम बेंटिंग इस भेदभाव की नीति को यहाँ हटाना चाहता था और इसलिए अब उसने भारतीयों को भी योग्यता के आधार पर प्रशासनिक सेवा में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। और उसने सदर अमीन के पद पर भारतीयों की नियुक्ति होने लगी। इससे दो लाभ हुए। भारतीयों पर अंग्रेज अधिकारियों की अपेक्षा कम खर्च बैठता था तथा स्थानीय समस्याओं से परिचित होने की वजह से वे प्रशासन का काम भी कुशलतापूर्वक कर सकते थे। तो देखो, उसने सदरमीन जैसे महत्वपूर्ण पद पर भारतीयों को नियुक्त किया और उससे भी उसने बताया है कि उसके दो लाभ यहाँ पे मिल रहे हैं कि जो भारतीय अधिकारी हम नियुक्त कर रहे हैं वो अंग्रेज अधिकारियों की अपेक्षा उस पर हमारा बहुत कम खर्च बैठता है। और दूसरा फायदा उनसे ये हमें मिल रहा है कि वो सारी स्थानीय समस्याओं को जानते हैं और वो जब समस्याओं को जानते हैं, उसकी जड़ को जानते हैं, तो वो प्रशासन के काम को भी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति का प्रारंभ कहीं न कहीं विलियम बेंटिंग करता है। दूसरा, हम लगान संबंधी मामलों में देख सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कंपनी के भूमि व्यवस्था में एक रूपता का अभाव था। विभिन्न प्रदेश जो अलग अलग थे वहाँ पे लगान व्यवस्था अलग अलग लागू थी। पश्चिमोत्तर प्रांत में आगरा को सम्मिलित कर लिया गया और वेलेस्ली ने वहाँ पर पंचवर्षीय योजना स्थापित कर दी। इस व्यवस्था में दोष थे, क्योंकि जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे। इसलिए आगरा एवं समस्त पश्चिमोत्तर प्रांत की भूमि की नाप करवाई गई और एक मानचित्र तैयार करवाया गया। समस्त भूमि का वर्गीकरण यहाँ किया जाता है और जमीन की जो किस्म थी और उसके उपज के आधार पर लगान की राशि तय की जाने लगी। इस व्यवस्था का काम एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जिम्मे यहाँ सौंपा जाता है और यह व्यवस्था 30 साल के लिए लागू कर दी जाती है। इसमें यहाँ बताया गया है कि कंपनी, जमींदार और किसान तीनों को कहीं न कहीं लाभ होता है और बंगाल में भी लगान वसूली के यहाँ कारगर कदम उठाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं लगान संबंधी सुधार करने का भी प्रयास विलियम बेंटिंग करता है। उसके बाद पुलिस व्यवस्था में कुछ सुधार करता है। वह थानेदारों के अधिकारों को यथावत बनाए रखना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो पटेल है और जमींदार है उनको भी वह पुलिस संबंधी अधिकार यहाँ देता है, क्योंकि अपराधियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में पुलिस की स्थायी ड्यूटी लगाई जानी आवश्यक है और इससे अपराधों को रोकथाम में सहायता मिल सकती है। तो एक नया प्रयोग यहाँ पर करता है कि पटेल और जमींदारों को भी कहीं न कहीं पुलिसों के अधिकार वो देता है, जिससे अपराधों पर रोकथाम लग सके। इलाहाबाद में वो रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना करता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि पश्चिमी प्रांत जो थे वहाँ की जनता को वह राहत पहुँचाना
चाहता था, तो रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना करता है इलाहाबाद में। नए पदाधिकारियों की नियुक्त करता है, क्योंकि प्रशासनिक सुधार व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से बेंटिंग ने अनेक नए पदाधिकारियों के पदों का सृजन कर उन पर बहाली भी की। कई जिलाधीशों के ऊपर कमिश्नर भी बहाल किए गए और इन्हें न्यायालयों एवं पुलिस विभाग के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार भी मिला। कमिश्नर, मजिस्ट्रेटों एवं जिलाधिकारियों के कार्यों पर भी नियंत्रण एवं निगरानी रखी गई। बेंटिंग के इन कार्यों से प्रशासनिक व्यवस्था पहले की अपेक्षा काफी चुस्त हो गई। तो नए पदाधिकारियों की नियुक्ति से कहीं न कहीं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर मजबूती आती है और उनके जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे, कमिश्नर हो चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे जिलाधिकारी हो, उनके कार्यों पर भी निगरानी और नियंत्रण का कार्य किया गया था। उसके बाद न्यायिक सुधार में बेंटिंग ने महत्वपूर्ण कुछ कार्य किए हैं और न्याय व्यवस्था को सरल एवं सुगम बनाने का प्रयास बेंटिंग के द्वारा किया जाता है। अनेक उपायों द्वारा जनता को शीघ्र न्याय दिलवाने की व्यवस्था यहाँ की जाती है। न्यायिक क्षेत्र में कुछ सुधार जो करता है बेंटिंग, उसमें पहला हम मान सकते हैं कि आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भारत में पहला जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स के समय होती है और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो वो तो हमें हमेशा याद ही रखना है। लेकिन विलियम बेंटिंग के समय आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इससे आगरा एवं पश्चिमी प्रदेशों की जनता को अत्यधिक असुविधा होती है। इसके साथ साथ कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय का काम भी बहुत अधिक बढ़ गया था। इन समस्याओं के निराकरण के लिए बेंटिंग ने आगरा में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और इसका परिणाम यह हुआ कि जो पश्चिमी प्रदेश की जनता थी उनको कहीं न कहीं न्याय में राहत यहाँ मिलती है। उसके बाद दोहरा अदालतों की समाप्ति करता है। बेंटिंग ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय तथा दोहरा न्यायालयों को समाप्त कर दिया, क्योंकि इन अदालतों द्वारा समय और धन की बर्बादी हो रही थी और इनके फैसले भी संतोषजनक नहीं थे, इसलिए इन्हें समाप्त कर दिया गया। इलाहाबाद में दीवानी एवं सदर निजामत अदालत की स्थापना कर उस क्षेत्र के लोगों को अनावश्यक परेशानियों से कहीं न कहीं मुक्ति भी दिलाई गई। तो जो कॉर्नवालिस के द्वारा एक न्याय व्यवस्था स्थापित की थी और उसने कुछ प्रांतीय और दोहरा न्यायालय स्थापित किए थे, उनको वो खत्म करता है और कुछ सुधार करने की यहाँ कोशिश करता है। फौजदारी के अधिकारों में परिवर्तन यहाँ किया जाता है, क्योंकि अभी तक जिले के फौजदारी मामलों की जांच के लिए प्रधान सेशन जज हुआ करता था। बेंटिंग ने इनसे फौजदारी संबंधी अधिकार लेकर सिविल जजों को सौंप दिए और उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज का नाम यहाँ दिया गया और इनकी सहायता के लिए सब जज नियुक्त कर दिए गए। सब जज के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान भी यहाँ पे करता है। तो फौजदारी के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन यहाँ किया जाता है और कुछ विलियम बेंटिंग ने शीघ्र न्याय देने पर भी कुछ जोर दिए, जिसके तहत न्यायिक कार्यों में फारसी के स्थान पर प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग को लागू किया। दंड विधान में भी कुछ संशोधन किए गए और अपराधियों पर शारीरिक अत्याचार जैसे कोड़े मारना, ऐसे अपराधों को बंद करवा दिया गया। तो इन कार्यों से जनता का न्याय के प्रति कहीं न कहीं विश्वास बढ़ता है। तो ये कहीं न कहीं एक न्यायिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन विलियम बेंटिंग करता है, जो चाहे आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो, चाहे दोहरा अदालतों की समाप्ति हो, कुछ फौजदारी कानूनों में परिवर्तन करता है और वह कुछ जो कठोर दंड थे कोड़े मारने जैसे उनको भी वो बंद करता है। इसके बाद कुछ आर्थिक सुधारों के बारे में यहाँ हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बेंटिंग जिस समय भारत आया कंपनी की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि आंग्ल बर्मा युद्ध ने कंपनी का कोष करीब करीब खाली कर दिया था और कंपनी के संचालकों ने बेंटिंग को आदेश भी दिया कि अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। बेंटिंग ने 2 समितियां नियुक्त की थी, सैनिक तथा असैनिक। उसने इन समितियों की अनुशंसा के अनुसार खर्च में कटौती की और उनके कुछ आर्थिक सुधार भी इसके तहत निम्नलिखित थे। कर्मचारियों के भत्ते में कमी करता है। जांच समिति की सिफारिशों के मुताबिक कर्मचारियों को दी जाने वाले भत्ते की राशि कम कर दी जाती है।
और अनावश्यक पद जो थे उनको समाप्त कर दिया जाता है। असैनिक कर्मचारियों के वेतन कम कर दिए गए और सैनिकों के वेतन भत्तों में भी यहाँ कटौती की जाती है। नवंबर 1828 ईस्वी में एक आज्ञा निकाली गई और कलकत्ता के 400 मील की परिधि में नियुक्त कर्मचारियों के भत्ते की दर आधी कर दी जाती है। विलियम बेंटिंग के इस कार्य से कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया, परंतु इससे कंपनी को लगभग 1,20,000 पाउंड की वार्षिक बचत होती है। तो यहाँ कर्मचारियों के भत्ते की कमी से वो विरोध का सामना कहीं न कहीं कर्मचारियों का करता है, लेकिन कंपनी हित में उसको ये कदम उठाने पड़े, क्योंकि अनावश्यक कुछ पद थे उनको भी समाप्त करता है, लेकिन उसको चूंकि धन की ज़रूरत थी इसलिए ये सब चीज़ें करनी पड़ी और कंपनी को इसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि इनके 1,20,000 रुपये पाउंड की वार्षिक बचत इन सब कदमों को उठाने के बाद होती है। वेतन में कमी तथा सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। मितव्ययिता के उद्देश्य से बेंटिंग ने अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन कम कर दिए और इसके साथ ही निम्न पदों पर भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति भी वह करने लगा। तो इसके एक तरफ तो कंपनी के खर्चों में कमी हुई और दूसरी तरफ भारतीयों में व्याप्त अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना में कमी आई। तो दो ये महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे वो कर रहा है। अनावश्यक अदालतों में कमी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दोहरा अदालतों की स्थापना की गई थी, जो विभिन्न भागों में घूम घूम कर न्याय कार्य करती थी और ये व्यवस्था असंतोषजनक थी उस समय के हिसाब से, और इस प्रक्रिया में न्यायालयों पर काफ़ी धन भी खर्च हो रहा था, समय पर न्याय भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि न्यायिक कर्मचारी ग्रामीणों पर अनावश्यक जुल्म भी करते थे। इसलिए बेंटिंग ने दोहरा अदालतों की व्यवस्था ही समाप्त कर दी और इससे भी कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर बचत हुई। तो आर्थिक क्षेत्र में भी दोहरा अदालतों की समाप्ति से सुधार यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगला देखेंगे, कर मुक्त भूमि का अधिग्रहण वह करता है। भारतीय शासकों एवं जमींदारों ने बहुत अधिक कर मुक्त भूमि दान स्वरूप मंदिरों, मस्जिदों, मठों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं को दे रखी थी और इस व्यवस्था से राज्य को बहुत सी जमीन से लगान भी नहीं मिल पाता था। अतः बेंटिंग ने सारी कर मुक्त भूमि वापस लेकर उस पर लगान लगा दिया। बेंटिंग के इस कार्य से कंपनी को करीब 30 लाख रुपए अतिरिक्त राशि लगान के रूप में मिलने लगी। उस समय के हिसाब से 30 लाख रुपए बहुत ज़्यादा थे और इतनी राशि लगान के रूप में मिलना तो कहीं ना कहीं कंपनी के आर्थिक जो हानि हो रही थी, नुकसान हो रहा था, उसमें फ़ायदा इजाफा होता है। अफीम के निर्यात पर नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि यहाँ मध्य भारत में अफीम की खेती बहुतायत से होती थी। मालवा अफीम उत्पादन का प्रमुख केंद्र होता था, जहाँ से चीन एवं पूर्वी द्वीप समूह को अफीम भेजी जाती थी। यह व्यापार निजी एवं व्यक्तिगत स्वामित्व में चल रहा था और इस व्यापार का अधिकांश मुनाफा था सिंध के व्यापारी, अमीर और पुर्तगालियों को प्राप्त हो रहा था। तो बेंटिंग ने इस मुनाफा में कंपनी के लिए दिलचस्पी लेनी प्रारंभ की और उसने एक आज्ञा निकाली कि अफीम के व्यापार करने वालों को अनुमति पत्र लेने के बाद यहाँ किया जाएगा। अब कराची के स्थान पर मुंबई को अफीम निर्यात का प्रमुख केंद्र यहाँ बना दिया जाता है और इससे सिंध के अमीरों की अपेक्षा अब कंपनी को ही अफीम के निर्यात से लाभ होने लगा। तो अफीम का जो निर्यात हो रहा था उससे भी लाभ हुआ और आर्थिक स्थिति कंपनी की यहाँ भी कहीं न कहीं बड़े स्तर पे सुधरती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बेंटिंग के जो सुधार थे प्रशासनिक सुधारों में, उसमें हमने प्रशासन से संबंधित कुछ सुधार देखे हैं और कुछ आर्थिक इसमें सुधार देखे हैं। तो बड़े स्तर पर यहाँ परिवर्तन हम देखने को यहाँ पे मिलता है बेंटिंग के। चाहे वो प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो पहले इतना नहीं होता था। लगान संबंधी व्यवस्था भी इसने प्रॉपर की है, क्योंकि वह पश्चिमी उत्तर प्रांत की भूमि की नाप भी करवाता है और एक मानचित्र भी कहीं ना कहीं वो तैयार करता है और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता है, क्योंकि समस्त भूमि का वर्गीकरण किया जाता है और फिर उसके बाद वो किस में उपज के आधार पर लगान की राशि तय करता है। तो इस सब चीज़ों से कंपनी को भी फायदा हो रहा है, जमींदारों को भी फायदा आ रहा है, किसानों को भी यहाँ फायदा हो रहा है। पुलिस व्यवस्था में सुधार करता है, इलाहाबाद में रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना करता है, नए नए पदाधिकारी, कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, जिलाधीश जैसे पदों पर निगरानी के लिए भी कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। न्यायिक क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तन यहाँ किए गए हैं, जैसे आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की है,
जो कुछ कॉर्नवालिस के समय के दोहरा अदालतों को यहाँ समाप्त किया जाता है। अन्य कुछ न्यायिक सुधार किए जाते हैं, जैसे लोकल जो भाषाएं होती है उनके प्रयोग की परमिशन वो देता है, जिससे न्याय व्यवस्था के मामले में सुविधा हो सके। अपराधियों पर कुछ शारीरिक अत्याचार भी दिए जाते थे, कोड़े मारने जैसी प्रथाएं थी वो अब बंद कर दी जाती है। तो जनता का कहीं ना कहीं न्याय के प्रति यहाँ विश्वास बढ़ता है। आर्थिक सुधारों में भी यहाँ देख सकते हैं कि बेंटिंग ने बड़े स्तर पर परिवर्तन किए हैं। अंग्रेज जो बड़े पदाधिकारी थे उनके वेतन को कम कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो भारतीय थे उनको निम्न पदों पर नियुक्त किया गया है। तो जो कंपनी का जो कोष खाली हो गया था उसको भरपाई करने के लिए यहाँ पर बहुत से कदम उठाता है। अनावश्यक कुछ जो अदालतें थी उनसे भी उनको बंद करके, जो फालतू में उनसे कोई न्याय भी नहीं मिल रहा था, लोगों को फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, और जो न्यायिक कर्मचारी थे जो जुल्म कर रहे थे गांव पर, उन सब चीज़ों को ख़त्म करता है। तो कंपनी को इससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। और फालतू में जो कर मुक्त भूमि थी, मंदिर थे उस समय, मस्जिद थे, मठ थे, धार्मिक संस्थाओं को दुनिया भर की ज़मीनें दे रखी थी जिनसे कोई कर नहीं मिलता था। बेंटिंग ने सबको वापस सरकार के अंतर्गत ले लिया और उन सब से कर वसूली की, और बहुत बड़े स्तर पर कर वसूली वो वहाँ से करता है, और अंत में अफीम के निर्यात पर नियंत्रण करता है, और वो कराची से उसका केंद्र जो है मुंबई लेकर आता है, और बड़े स्तर पर वहाँ पर भी अफीम के निर्यात पर नियंत्रण करने से उससे फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार जो बड़े स्तर पे होते हैं, और यहाँ पर दो ही चीज़ें हमने पढ़ी है, प्रशासनिक सुधार और यहाँ उसके आर्थिक सुधारों के बारे में हमने पढ़ा है, जिसको एक एक करके आपको बताया गया है, और जिसके लिए कहीं ना कहीं एक उदारवादी गवर्नर जनरल के रूप में इसकी छवि थी, उसको वह कहीं ना कहीं अपना प्रतिपादन करता है। तो ये था उसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। अगले वीडियोस में हम देखेंगे उसके सामाजिक सुधार जो उसने बड़े स्तर पे किए थे, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे।